बेटा, अब हम रेगुलरली अपनी जो है वो क्लास को लेके चलेंगे। कल जो है हमारे दोनों लेक्चर्स इंट्रोडक्टरी क्लासेस थी और उसमें हम लोग जो है वो बेसिक इंट्रोडक्शन को देखते रहे। आज हम लोग इंग्लिश प्रेसी के अंदर जो पहला हमारा बेसिक टॉपिक है एंड दैट इज प्रेसी राइटिंग, इसके ऊपर बात करेंगे। मैंने कल जैसे बताया था कि बहुत सारे लोग इस सवाल को लेके बहुत ज़्यादा परेशान और उनके माइंड में बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं इस क्वेश्चन को लेके। तो आज हम लोग जब जब इसको डिस्कस करेंगे, आल्दो काफ़ी लंबा ये टॉपिक है, इसको डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा। बट जो आज पहले दिन मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, तो आप में से मैक्सिमम बच्चों की जो एक होती है ना क्वेरी कि यार ये एक्चुअली है क्या चीज़, वो क्लियर हो जाएगी। तो बच्चे, प्रेसी जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है। ये फ्रांसीसी ज़ुबान का एक लफ्ज़ है और इसका मतलब है एग्ज़ैक्ट या प्रिसाइज़। मतलब प्रिसाइज़ या एग्ज़ैक्ट के मीनिंग में जो है वो ये वर्ड यूज़ किया जाता है फ्रेंच लैंग्वेज में, जिसको हम प्रेसिस बोलते हैं। तो ये इंग्लिश ज़ुबान का लफ्ज़ नहीं है, इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम फ्रेंच लैंग्वेज। अब इसका अगर हम मीनिंग्स ज़रा डिटेल में समझें, तो प्रेसी क्या होती है? प्रेसी होती है किसी भी गिवन टेक्स्ट को समराइज़ करना। कोई भी आपको एक टेक्स्ट दी जाएगी, कोई एक पैराग्राफ दिया जा सकता है और आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप इसको समराइज़ कर देंगे, ये आपकी प्रेसी राइटिंग है। मज़ीद आसान लफ्ज़ों में, किसी भी पैराग्राफ का जो क्रक्स होता है, जो निचोड़ होता है, जो उसका मेन आइडिया होता है, उसको हम प्रेसी बोलते हैं। अब मैं इसको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू जो है वो आपको समझाने की कोशिश करूंगा एंड आई होप आप लोगों को ये चीज क्लियर हो जाएगी। पहली एग्जांपल बेटा हमारी डेली लाइफ से है। हम लोग मूवीज एंड ड्रामास को देखते हैं। मुझे आप लोग एक बात बताएं, जब आप पूरी मूवी को देखते हैं या किसी ड्रामा को देखते हैं, उसके बाद आप अपने बहन भाई, अपने पेरेंट्स या अपने दोस्तों के साथ उसकी स्टोरी शेयर करते हैं, तो क्या आप वो स्टोरी पूरी 3 घंटे की 2 घंटे की सुनाते हैं या सिर्फ मेन बातें बताते हैं जो कि 5 या 6 मिनट में क्लियर हो जाती हैं? आप लोग 5 या 6 मिनट में सारी स्टोरी बता देते हैं और जो सुनने वाला होता है उसे भी उस मूवी या उस ड्रामा का जो मेन कॉन्सेप्ट है या जो मेन जो स्टोरी थी वो समझ आ जाती है। ये आपकी प्रेसी है। इसी तरह कोई बुक हो गई, कोई नॉवल हो गया। अब आप हम लोग मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स के साथ नॉवल वगैरह की, बुक्स वगैरह की बात करता रहता हूँ, तो पूरी बुक जो मैंने पढ़ी होती है, उसको विद इन 10 मिनट्स, वो भी ज़्यादा बता रहा हूँ मैं, मतलब 10 मिनट्स जो है वो ज़्यादा टाइम है, इससे भी जल्दी। लेकिन क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है बच्चों को बुक के रेफरेंस से कुछ चीज़ें समझानी होती हैं, तो फिर उसमें 10 मिनट में लग जाते हैं। लेकिन नॉवल या कोई भी बुक, उसकी समरी सिर्फ़ और सिर्फ़ 5 मिनट में बता दी जाती है और जो सुनने वाला होता है उसे एक्चुअली आइडिया हो जाता है कि बुक के अंदर लिखा क्या हुआ है या ये बुक किस बारे में है। इसको आप प्रेसी राइटिंग बोलते हैं। इसी तरह आप कोई न्यूज़ एडिटोरियल, कोई आर्टिकल्स पढ़ते हैं। आपने अखबार में डिफरेंट आर्टिकल्स पढ़े होंगे, न्यूज़ एडिटोरियल्स पढ़े होंगे। अब आप जब कोई पर्सन आपसे पूछता है कि इस आर्टिकल में, इस एडिटोरियल में क्या बात की गई है, आप उसे कतई तौर पे पूरा एडिटोरियल पढ़ के नहीं सुनाते। आप क्या करते हैं, आपको पता होता है कि इस एडिटोरियल में मेन बातें क्या हैं, वही बातें आप जो है वो अपने भाई को, दोस्त को या किसी को भी बता देते हैं और उनको पूरा एडिटोरियल समझ आ जाता है। फॉर इंस्टेंस मैं मेरा एक प्रॉपर ग्रुप है एडिटोरियल्स इनसाइट्स के नाम से, जिसमें ऑलमोस्ट 1000 के करीब जो है वो स्टूडेंट्स हैं और बल्कि ज़्यादा ही हैं, 1700 के करीब, एक में 1000, एक में 700 है। तो वहाँ पर जितने भी एडिटोरियल्स आते हैं उनको मैं समराइज़ करता हूँ। एडिटोरियल 500 वर्ड्स का है, उसको 1 मिनट या 2 मिनट की ऑडियो में समराइज़ किया जाता है और बच्चों को पूरा एडिटोरियल समझ आ जाता है कि एक्चुअली क्या जो है वो उसमें बात की जा रही है। ये है, उसमें मैं क्या करता हूँ, मैं जस्ट मेन बातों को बताता हूँ और बच्चों को पता चल जाता है कि अच्छा ये तरीकाकार है, इस या इस एडिटोरियल में ये बात की गई है। सो ये भी आपकी एक प्रेसी की एक एग्ज़ाम्पल हो गई। इसी तरह बच्चे, आप ऑफ़िशियली जब हम प्रेसी राइटिंग का इस्तेमाल करते हैं, जब आप गवर्नमेंट सर्विसेज़ में जाएँगे तो वहाँ पर आप बहुत सारे लेटर्स लिखेंगे और आप बहुत सारी ईमेल्स का इस्तेमाल करेंगे। आप ईमेल्स भी सेंड करेंगे ऑफ़िशियली और लेटर्स भी लिखेंगे। तो क्या
वो लेटर्स आप 4-4 पेजेस के लिखेंगे या 5-5 पेजेस के लिखेंगे, आपके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि आप क्या कर सकें, आपको सारे इश्यू को चंद अल्फाज में बयान करना आता हो। मतलब आप रेडियो पाकिस्तान ना बन जाए, बल्कि आप सिर्फ और सिर्फ जो मेन बातें हैं, जो मेन एरियाज ऑफ कंसर्न हैं, उसको जो है वो एड्रेस करें। ये आपकी प्रेसी राइटिंग है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप में से मैक्सिमम बच्चों को कुछ ना कुछ आइडिया होना शुरू हो गया है कि प्रेसी होती क्या है। बात समझ आ रही है बेटा आप लोगों को? कि प्रेसी आपकी क्या होती है? एक्चुअली समरी होती है, और जिसमें आपने मेन बात जो है वो बतानी होती है। अब हम इसके दूसरे पॉइंट पे जाते हैं। अब आपके ज़हन में एक सवाल आना चाहिए, इफ प्रेसी इज समरी, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन समरी एंड प्रेसी? अगर प्रेसी जो है वो समरी है, तो फिर समरी और प्रेसी का क्या डिफरेंस है? इन दोनों के लिए अलग-अलग वर्ड्स क्यों यूज़ किए जाते हैं? इनके अलग-अलग जो है वो या एक टर्म्स के लिए क्यों नहीं यूज़ किया जाता है इनको? इसका फ़र्क बेटा इसमें सिमिलैरिटी है और डिफरेंस समझ लें। सिमिलैरिटी ये है कि दोनों में ही हम लोग किसी भी पैराग्राफ को शॉर्ट शॉर्ट करके लिखते हैं। ये सिमिलैरिटी है। समरी में भी किसी चीज़ को शॉर्ट किया जाता है और प्रेसी में भी किसी चीज़ को शॉर्ट ही किया जाता है। जो डिफरेंस है वो है वर्ड काउंट का, अल्फाज का। व्हाट डज़ इट मीन बाय वर्ड काउंट? इसका मतलब ये है कि जब आप समरी करते हैं तो इसमें आपने इस बात का ख्याल नहीं रखना कि ये खास अल्फाज पे समरी होनी चाहिए। आप चाहें तो आप 60% अल्फाज पे समरी कर दें, आप चाहें तो 40% पे कर दें, आप चाहें तो 30% पे कर दें, आपकी मर्जी है। लेकिन जब हम प्रेसी की बात करते हैं तो प्रेसी में आपको वर्ड काउंट का ख्याल करना पड़ेगा, यानी कि आपको 33% वर्ड्स तक जो है वो शॉर्ट करना है। इससे ज्यादा शॉर्ट नहीं कर सकते, इससे कम कम भी नहीं जा सकते। आपने लाजमन 33% वर्ड्स तक शॉर्ट करना है। इसको मैं मजीद आसान करूं तो 1/3 वर्ड्स तक आपने प्रेसी करनी। 1/3 का मतलब क्या होता है बेटा? 1/3 का मतलब होता है, अगर आपकी प्रेसी में या पैराग्राफ में 300 वर्ड्स हैं तो इसकी जो प्रेसी होगी वो 100 वर्ड्स की होगी। अगर आपका, ठीक है बेटा, ये 1/4 हो जाएगा। 100 जो है वो उसका 25% जो है वो 1/4 हो जाएगा, जो आप कह रही हैं। उसके बाद अगर आपका पैराग्राफ 180 वर्ड्स का है तो इसका 1/3 कितना होगा? इसकी प्रेसी कितने की बनेगी? इसका 1/3 होगा 60 वर्ड्स। सिंपली आपने क्या करना है, जो भी टोटल वर्ड काउंट होगा, जो भी टोटल वर्ड्स होंगे उसको 3 पे डिवाइड कर देना है। तो जो भी आंसर आएगा वो आपकी क्या होगी? प्रेसी होगी। मैं एक वर्ड्स की तादाद लिखता हूं, आपने मुझे बताना है कि उसकी प्रेसी कितने वर्ड्स की बनेगी। 210 वर्ड्स का पैराग्राफ है, इसकी प्रेसी कितने वर्ड्स की बनेगी? जल्दी से बताएं बेटा। 70 वर्ड्स की प्रेसी बनेगी। प्रेसी बनेगी 70 वर्ड्स की। सो यू गॉट द आइडिया कि जब हम प्रेसी करते हैं या प्रेसी के वर्ड काउंट को करना होता है तो उसमें फिर क्या करते हैं, हम टोटल वर्ड्स को 3 पे डिवाइड कर देते हैं। ठीक हो गया? ये बात आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए। तो हमने प्रेसी की डेफिनेशन देख ली, प्रेसी और समरी में फर्क क्या होता है हमने ये देखा, और तीसरा हमने ये देखा कि वर्ड काउंट जो है वो कैसे जो है वो कैलकुलेट करना है। अब सॉरी बच्चे, बाज लोग होते हैं उन्हें वर्ड्स काउंट करना नहीं आते प्रेसी के। प्रेसी के सवाल में वर्ड काउंट ही आपकी ट्रिकी चीज है। मैं इसको बताता हूँ, मैं बच्चे इसको बताता हूँ आगे जाके। आयशा बेटा मैं इसको आगे बताता हूँ, अभी आप सिर्फ समझे, ये सारे सवाल आपके एड्रेस हो जाएंगे आगे। अब मसला ये है कि बच्चों को वर्ड्स काउंट करने नहीं आते। अब वर्ड्स काउंट करने के दो तरीके हैं, एक है सेफ मेथड और दूसरा है डेंजरस मेथड। सेफ मेथड में बेटा आपके लगेंगे 2 to 3 मिनट्स।
डेंजरस मेथड में आपके शायद 20 सेकेंड्स लगें। विच वन इज बेटर मेथड, सेफ और डेंजरस? ऑब्वियसली इंसान जो है वो सेफ साइड पे जाएगा ना, खतरे 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 वाली साइड पे क्यों जाएगा कोई भी? खतरे वाली साइड पे तो कोई भी जाना पसंद नहीं करेगा। एवरीवन विशेस टू गो ऑन अ सेफ साइड। अब पहले मैं आपको बताता हूँ डेंजरस मेथड क्या है। डेंजरस मेथड ये है जो नॉर्मली बच्चों को बताया जाता है, वो ये है कि बेटा आप पहली 2 लाइन के वर्ड्स काउंट करें। फॉर एग्जाम्पल, पहली लाइन में 10 वर्ड्स हैं, दूसरी लाइन में है 8 वर्ड्स, तो टोटल हो गए 18। अब आपने क्या करना है, आपने इनकी एवरेज निकाल ली, तो इनकी एवरेज निकली सपोज 9, मतलब एवरेज एक लाइन में 9 वर्ड्स हैं, तो आपने टोटल नंबर ऑफ लाइन को 9 से मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास एक एस्टिमेटेड वैल्यू आ गई कि ये जी हमारे टोटल वर्ड्स होंगे। सपोज 10 लाइन है तो हमारे 90 वर्ड्स होंगे, या अगर 20 लाइन है तो हमारे जो है वो 180 वर्ड्स होंगे। अब ये एस्टिमेटेड वैल्यू है, इसमें आपको एग्जैक्ट नंबर कभी भी नहीं पता चलेगा। आप हमेशा 5, 10, 15, 20, 25 नंबर ऊपर नीचे कर जाएंगे, और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है कि आप अपना टाइम सेव करते हुए वो जो ट्रिक है उसको मिस कर जाते हैं कि आपका वर्ड काउंट 1/3 से ऊपर नीचे हो जाता है। इत सिर्फ 2 से 3 मिनट लगते हैं पूरे पैराग्राफ के वर्ड्स को काउंट करते हुए। जब आप वो कर लेते हैं तो आपको ये तसल्ली होती है कि, और ये पता होता है कि एग्जैक्टली मैंने प्रेस ही करने कितने वर्ड्स की हैं। जब आप डेंजरस मेथड में जाते हैं, ये होता है एस्टिमेटेड वैल्यू, ये होता है शॉर्टकट तरीकाकार। और ये शॉर्टकट तरीकाकार कभी कभी बल्कि हमेशा ही आपके गले पड़ जाता है, क्योंकि आप एग्जैक्ट वर्ड नहीं जानते। घर जाके जब प्रेसी के वर्ड काउंट करते हैं, देन यू रियलाइज कि यार मैं तो वर्ड कम लिख के आ गया हूँ, ये वर्ड ज्यादा लिख के आ गया हूँ। तो ये पहला ब्लंडर आप मार देते हैं जिसकी वजह से आपके नंबर कट जाते हैं। आपने ऐसा मेथड बिल्कुल अप्लाई नहीं करना। ये मेथड मैं कभी भी अपने स्टूडेंट्स को रिकमेंड नहीं करता, बिकॉज दिस इज द लॉन्गेस्ट वे। शॉर्टकट तरीकाकार है बट लॉन्गेस्ट वे टू पास द एग्जाम। सो आपने इस मेथड को करना है साइड पे, आपने लेके जाना है सेफ मेथड की तरफ। और सेफ मेथड में कैलकुलेशन कैसे होती है, लेट मी एक्सप्लेन यू। एक लफ्ज लिखता हूं, आई डिसाइडेड टू विजिट द सेंट्रल पार्क सोसाइटी लाहौर। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं? इसमें टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। टोटल वर्ड्स आपके हैं 9। ठीक है। हर वो, अब ये कैसे पता चलेगा कि कैसे जो है वो काउंट करने हैं वर्ड्स? बेटा, हर वो चीज जिसका कोई ना कोई मतलब है, वो आपका वर्ड है। और हर वो चीज जिसका कोई मतलब नहीं है, तो भी वो वर्ड ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, टू का क्या मतलब है? टू का क्या मतलब है? टू का कोई मतलब नहीं है। टू इज अ preposition विच इज नॉर्मली यूज फॉर डायरेक्शन। हम डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं या मूवमेंट के लिए यूज करते हैं। सो इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमने इसको भी काउंट किया। हर वो चीज आपके वर्ड में काउंट होगी, आपके वर्ड काउंट में कंसीडर होगी, जिसको हम किसी ना किसी तरीके से अपनी लैंग्वेज में यूज करते हैं, चाहे वो पार्ट्स ऑफ स्पीच हो। ठीक है। चाहे वो कोई भी चीज हो। बेटा, रिकॉर्डिंग हो रही है, ये रिकॉर्डिंग चल रही है। अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ, नीचे वाले एक सेंटेंस के कितने वर्ड होंगे? लाहौर वाज द कैपिटल ऑफ सिख एम्पायर। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं इसमें? इसमें बेटा टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हैं आपके 7। 7 वर्ड्स हैं। लाहौर एक हो गया, वॉज दूसरा हो गया, दा तीसरा हो गया, कैपिटल चौथा हो गया, ऑफ पांचवा, सिक्स छठा और एम्पायर सातवां। ये कुछ बच्चे कह रहे हैं डिसाइडेड टू, ये इकट्ठा बेशक आप लिखते हैं, लेकिन ये 2 वर्ड ही काउंट होंगे। मैं एक और सेंटेंस लिखता हूं।
अब इसमें टोटल वर्ड्स कितने हैं? ऑल द हार्ड वर्क, ओ सॉरी, इंस्टेड ऑफ ऑल द हार्ड वर्क शी फेल्ड। इसमें वो भी काउंट होगा, वो भी काउंट करेंगे, जो हर वो चीज चाहे वो ब्रैकेट में लिखी हो ना लिखी हो, आपने उसको जो है वो काउंट करना है। तो ये बचिए आपके हो गए 7 वर्ड्स। अब सवाल ये होता है कि क्या ये कोमा भी काउंट करना है या नहीं करना। वैसे आप लोग अपनी बताएं, कॉमन सेंस के ऊपर बताएं कि क्या कोमा को काउंट करना बनता है? कोमा को काउंट करना नहीं बनता, ये वर्ड नहीं है, सो इसको हम इग्नोर करेंगे, ठीक है। पीरियड जो जिसे हम फुल स्टॉप बोलते हैं, इसको भी हम लोग काउंट नहीं करेंगे, ये भी आप इग्नोर करेंगे, ठीक है। प्रेपोजिशंस सॉरी पंक्चुएशन आपने सारी की सारी इग्नोर करनी है, इसको हम वर्ड काउंट में जो है वो नहीं जो है वो काउंट करना है। नहीं, हार्ड वर्क बच्चे इकट्ठा भी लिख सकते हैं और हार्ड वर्क अलग अलग भी इसको लिख सकते हैं, दो इसके यूजेज में जो है वो फर्क है। उसके बाद यहां तक जितनी बातें हमने डिस्कस की है वो समझ आ गई आप लोगों को? प्लीज मैसेज पे बता दें ताकि फिर आगे मूव किया जाए। चलें बच्चे, ठीक हो गया। अब हम लोग आगे मूव करते हैं और हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो अब इसकी मार्क्स की डिवीजन कर लेते हैं। ये जो प्रेसी का क्वेश्चन है, ये दो हिस्सों में हम डिवाइड करेंगे, इसके मार्क्स को हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट, ओहो, द फर्स्ट वन इज टाइटल, एंड टाइटल इज ऑफ 5 मार्क्स, ये 5 नंबर का है। दूसरा है प्रेसी, और ये है आपकी 15 नंबर की। तो ये सवाल आपका हुआ टोटल 20 नंबर का, जिसमें से 5 नंबर टाइटल के और 15 नंबर आपके प्रेसी के पैराग्राफ के। अब मुझे एक बात बताएं, 1 मिनट बेटा रुक जाएं। अब मुझे एक बात बताएं कि इन दोनों पार्ट्स में से टाइटल और प्रेसी के 15 नंबर में से कौन सा एरिया ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर तवज्जो दी जानी चाहिए, जिसको हम इग्नोर करेंगे तो हम फेल हो जाएंगे, या हमारा प्रेसी का सवाल गलत हो जाएगा, या उसमें नंबर कम आएंगे। बेटा इन प्रेसी के अंदर टाइटल और प्रेसी, अगर इन दोनों में से किसी एक को चूज करना हो देन डेफिनेटली हम जो है वो टाइटल की तरफ जाएंगे, क्योंकि जो टाइटल है अगर वो आपका गलत होगा तो फिर आप उसका इम्पैक्ट आपके पूरे प्रेसी के पार्ट पे पड़ेगा। अगर आपका टाइटल गलत है तो उसका इम्पैक्ट आपकी पूरी प्रेसी के ऊपर पड़ेगा। टाइटल आल्दो 5 नंबर का है और बहुत सारे लोग इसको इग्नोर करते हैं, या मतलब उनका उनके उनके लिए ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइटल के अंदर चीज क्या होती है, जो मैंने सुना है या मैंने देखा है बच्चों में, वो ये है कि सर टाइटल ऊपर लिखना है या नीचे लिखना है। उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये बता दें कि टाइटल टॉप पे लिखना है प्रेसी के या नीचे लिखना है। बाकी चीजें छोड़ दें कि लिखना कैसे है और क्या लिखना है और किस तरह से लिखते हैं, वो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ऊपर नीचे का बता दें। एक बात याद रखें, टाइटल में ये क्लैरिटी अपने माइंड में रख लें। बहुत सारे लोग जो है वो अपने अपने हिसाब से लेके चलते हैं चीजों को, बट देयर इज नो रूल ऑफ थंब कि आपने ऊपर लिखना है या नीचे लिखना है। नमाज आप पढ़ते हैं, आप चाहे हाथ सीने पे बांध लें या नाफ पे बांध लें या हाथ छोड़ के नमाज पढ़ लें, मैटर ये करता है कि आप नमाज पढ़ रहे हैं, ना कि ये मैटर कर रहा है कि आपने हाथ कहाँ बांधे हुए हैं।
इन्नमल अमालु बिन्नियात, अल्लाह ताला आपकी नियतों को देखता है, ना कि आपके जो है वो हाथ बांधने को देख रहा है अल्लाह ताला। सो प्रेसी का टाइटल मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ ऑथर्स दोनों स्टाइल्स को फॉलो करते हैं। ऊपर को भी लिख सकते हैं और आप नीचे भी लिख सकते हैं, बट द मेजर थिंग, जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि टाइटल लिखें ठीक तरीके से। टाइटल लिखें ठीक तरीके से और उसकी स्ट्रक्चर सही हो, और वो उस पैराग्राफ को जस्टिफाई भी कर रहा हो, उसके साथ रिलेट भी कर रहा हो। ऐसा ना हो कि आप जो है वो टाइटल भी, अगर आपने ये कसम खा ली है कि हमने नीचे लिखना है या ऊपर लिखना है, बट लिख के गलत आया, तो फिर ऊपर नीचे वाली बात खत्म हो जाएगी, फिर टाइटल को क्रॉस लगेगा। एक तो ये चीज माइंड में रख लें कि इसको आप ऊपर और नीचे प्रेसी के लिख सकते हैं, ये कोई रूल ऑफ थंब नहीं है कि आपने ऊपर ही लिखना है या नीचे लिखना है। दूसरी चीज बच्चे, जो स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती करके आते हैं वो ये होता है कि वो मोर देन वन टाइटल लिख के आते हैं। ये एज एन एग्जामिनर जब पेपर चेक होते हैं, मैंने बहुत सारी जगहों पर देखा, इवन जब मैं अपने स्टूडेंट्स डिफरेंट बैचेस के, जब उनकी इवैल्यूएशन हो रही होती है, एंड आई नोटिस्ड के बच्चे मोर देन वन टाइटल लिखते हैं, और इस बात पे वो बड़ा खुश हो रहे होते हैं। पता नहीं उन्होंने कोई प्रैक्टिस नहीं की या वो इस चीज को समझते नहीं है। एक से ज्यादा टाइटल आपको रिकमेंड ही नहीं होता, बल्कि इवन सम टाइम तो पेपर में मेंशन्ड होता है कि राइट अ सिंगल टाइटल। मेंशन्ड होता है कि एक से ज्यादा टाइटल आपने नहीं लिखने। डिफरेंट आप कंपेटिटिव एग्जाम्स की तरफ चले जाए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पेपर हुए, और भी डिफरेंट पोस्ट के जो है वो आपके जब सब्जेक्टिव पार्ट होते हैं, तो उसमें मेंशन किया जाता है कि आप एक से ज्यादा टाइटल ना लिखें। कुछ जगहों पर मेंशन नहीं होता, ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको ये पता होगा, ये रूल के टाइटल एक ही लिखना होता है, एक से ज्यादा नहीं लिखने होते। अब एक से ज्यादा टाइटल क्यों लिखते हैं बच्चे? एक से ज्यादा टाइटल इसलिए लिखते हैं कि उनके उनके माइंड में आइडियाज एक से ज्यादा आ रहे होते हैं, और उन्हें लगता है कि दोनों टाइटल ही ठीक है, या दोनों में से जो ज्यादा बेहतर होगा उसको जो है वो हाई स्कोर दे दिया जाएगा, या उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, दूसरे को इग्नोर कर दिया जाएगा। बात किसी हद तक ठीक है, समझ में आती है कि हाँ, दो आपके पास बेहतरीन टाइटल आ रहे हैं, दोनों ही ठीक है, तो दोनों में से जो ज्यादा एग्जामिनर को इंप्रेस करेगा वो जो है वो आप लिख सकते हैं। लेकिन ये शो करेगा आपकी मेंटल कंफ्यूजन को। आपका ये तरीकाकार, आपकी ये जो एक्टिविटी है कि आपने दो टाइटल लिख दिए हैं, ये शो करेगा कि आप खुद एक कंफ्यूज पर्सनैलिटी हैं। आपको ये यकीन नहीं है कि जो मैं टाइटल लिख रहा हूं वो बिल्कुल परफेक्ट है, उसमें किसी किस्म की कोई कमी पेशी नहीं है। आप खुद ही कंफ्यूज हैं, इसलिए आपने दो टाइटल लिखे, ताकि इनमें से जो ज्यादा एग्जामिनर को ठीक लगेगा वो उसको सही कर देगा, वो उसके नंबर दे देगा। और होता यह है कि एग्जामिनर आपके दोनों टाइटल सही होने के बावजूद आपको टाइटल का स्कोर 0 देता है। एंड इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि बच्चों को ये चीज नहीं पता होती, और या बच्चे इस चीज की प्रैक्टिस नहीं करते। सो ये आपने चीज माइंड में रखनी है कि एक तो टाइटल ऊपर और नीचे कहीं पर भी लिखा जा सकता है। सेकेंडली, एक से ज्यादा टाइटल नहीं लिखने। हाँ, अगर आपको बहुत ज्यादा जो है वो आइडियाज आ रहे हैं, और बहुत ज्यादा आपको लगता है कि मेरे पास ये कॉन्सेप्ट है, मैं इस ये भी टाइटल लगा सकता हूँ, ये भी टाइटल हो सकता है, ये भी हो सकता है, सो राइट इट ऑन ऑन ए रफ पेज। आप उसे रफ पेज पे लिखें, लास्ट पेज पे चले जाएं, रफ वर्क की हेडिंग दें, और वहां पर जितने भी आपको पॉसिबल टाइटल समझ आ रहे हैं उनको लिखें, और उनमें से जो बेस्ट सुटेबल आपको लगता है वो जो है वो आप अपने पेपर में लिख दें, नीट एंड क्लीन करके। अब सवाल ये है कि ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा टाइटल परफेक्ट है, कौन सा टाइटल परफेक्ट है? मैं आपको दो टाइटल लिख के दिखाता हूं, मुझे बताइएगा कि इन दोनों में से किस टाइटल को पढ़ के आपको पैराग्राफ के अंदर की जाने वाली बात की समझ आ रही है, क्लियरली समझ आ गई। ये दो टाइटल है, दोनों डिफरेंट पैराग्राफ्स के हैं। मनी वर्सेस रिलेशन और इंपॉर्टेंस ऑफ सेविंग मनी। दोनों में से किस टाइटल को आप देख के कह सकते हैं कि यार इसका मुझे पढ़ के पता चल गया कि पैराग्राफ में क्या बात हो रही है? द सेकंड वन, जो सेकंड टाइटल जो है वो बिल्कुल क्लियरली आपको बता रहा है
कि आपने आपके पैराग्राफ में क्या बात हो रही है। आप लोग सिर्फ मुझे 1 मिनट दें, मैं आता हूं। जी बच्चे, इंपॉर्टेंस ऑफ सेविंग मनी, ऑब्वियसली ये बात क्लियरली बता रही है कि पैराग्राफ में बात हो रही होगी कि पैसे को सेव करना, पैसों की सेविंग करना जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। यहां पर मनी वर्सेस रिलेशनशिप, आपके माइंड में कोई एक कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। आप सोचेंगे यार इसमें पैसे और रिलेशन के ताल्लुक की बात की जा रही होगी कि पैसे हमारे रिलेशंस को कैसे मजबूत या वीक करते हैं। ये भी टाइटल पैराग्राफ में बात हो सकती है कि लोग पैसों की खातिर रिश्तों को भूल जाते हैं, या ये भी बात हो सकती है कि पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है या रिश्ते ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप किसी एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे नहीं जा रहे, आपका माइंड डाइवर्ट हो रहा है। मैं कुछ और सोच रहा हूँ, आप लोग कुछ और सोच रहे होंगे, तीसरा कुछ और सोच रहा होगा। सो आपकी जो कोर्सेज हैं, आपकी जो डायरेक्शंस हैं वो स्कैटर्ड हो गई, आपका पैराग्राफ कंफ्यूज हो गया, पैराग्राफ की नेचर कंफ्यूज हो गई कि उसमें एक्चुअली बात क्या हुई है। आल्दो जो आपका ये वाला पैराग्राफ है, हाउएवर सॉरी, इंपॉर्टेंस ऑफ सेविंग मनी, ये क्लियरली आपको बता रहा है कि ये एक ही डायरेक्शन है, इसके अलावा और कौन सा कॉन्सेप्ट आपके माइंड में आ रहा है। आप यही बता रहे हैं ना कि इंपॉर्टेंस, पैसे को सेव करने की इंपॉर्टेंस क्या है। वो किसी भी पर्पस के लिए सेव हो सकता है, वो बिजनेस पर्पस के लिए, वो आपकी अपनी जाती जिंदगी के लिए, आप अपने बच्चों के लिए, वो किसी भी चीज के लिए, बट अहमियत आप बताएंगे पैसे को सेव करने की। सो इसकी कोई और डायरेक्शन नहीं बनेगी, यही टाइटल आपका सही कंसीडर होगा। सो टाइटल आपका, जब अगर आपने चेक करना है कि ये ठीक है या गलत है, तो इसका एक टेस्ट होता है जिसे हम बोलते हैं मिरर टेस्ट। मिरर टेस्ट क्या कहता है? मिरर टेस्ट ये कहता है कि आपने एक प्रेसी का टाइटल लिखा एंड यू वांटेड टू चेक कि यार ये टाइटल ठीक है या गलत है। आप उसे किसी भी ऐसे पर्सन को दिखाएं जो पढ़ा लिखा हो, जिसे चीजों की समझ हो। आप उसे दिखाएं और उससे पूछें कि भाईजान या बहन, ये मुझे बताएं कि ये जो टाइटल मैंने लिखा है इसको पढ़ के आप बता सकते हैं कि पैराग्राफ में क्या बात हो रही है। अगर वो पर्सन एग्जैक्टली आपके पैराग्राफ में पहुंच जाए और एग्जैक्टली आपके पैराग्राफ के बारे में जो बातें हैं उसको समझने, उसको उसको पता लगना शुरू हो जाए, तो आपका टाइटल बिल्कुल ठीक है। 2 3 4 दफा ये करें और हर दफा आपको सही बात पता चले, आपका रीडर जो है वो आपके पैराग्राफ तक सही पहुंच जाए, समझ लें कि आपको टाइटल बनाना आ गया है। और अगर ऐसा ना हो, वो कंफ्यूज हो जाए, एक बंदा कुछ कह रहा है, दूसरा कुछ कह रहा है, तीसरा कुछ कह रहा है, सो इसका मतलब ये है कि वो आपके पैराग्राफ तक सही नहीं पहुंच पा रहा। इसका मतलब है कि आपका टाइटल अभी गलत है। तो ये मिरर टेस्ट करके आप अपनी जो है वो चेक कर सकते हैं टाइटल की जो है वो कि वो उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वो ठीक है या वीक है। अब एक और चीज, नॉर्मली बच्चों के माइंड में ये भी परसेप्शन होती है कि अगर हम कॉम्प्लिकेटेड और डिफिकल्ट और क्या कहते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी वोकेबलरी वर्ड्स यूज करके टाइटल लिखेंगे तो शायद एग्जामिनर हमसे इंप्रेस हो जाएगा। मैं एक टाइटल लिखता हूं, एक बच्चा, इंपॉर्टेंस ऑफ सेविंग मनी, मैं इस ये टाइटल लिखा है मैंने। अब मैं एक और बच्चे का टाइटल लिखता हूं जो बहुत अच्छी वोकेबलरी रखता है, जिसकी इंग्लिश बहुत हाई फाई है। उसने टाइटल क्या लिखा है? द पैरामाउंट सिग्निफिकेंस ऑफ फिजिकल प्रूडेंस एंड कैपिटल प्रेजर्वेशन। जस्ट टेल मी वन थिंग, दोनों का सेम मतलब है। इसका मतलब भी, ये जो इतनी बड़ी एक बात लिखी है, इसका मतलब भी पैसे की सेव करने की अहमियत है। दोनों में से कौन सी बात फौरी तौर पे आपको समझ आ जाएगी? अगर आप एग्जामिनर होते, आप किसकी बात को जल्दी समझ जाते? फर्स्ट वन की बात आपके माइंड में जल्दी आ जाती, पहले की बात आपके माइंड में जल्दी आ जाती। आप फिर ये भी सोचते कि यार इस बंदे को ऐसी कौन सी मुसीबत पड़ी थी कि एक बात जो आसान अल्फाज में की जा सकती है, एक बात जो आसान अल्फाज में समझाई जा सकती है, उसको इतना कॉम्प्लिकेटेड करने की क्या जरूरत है।
क्या जरूरत है इतना कॉम्प्लिकेटेड टाइटल लिखने की? इट शोज कि आपके अंदर वो स्किल ही नहीं है कि आप किसी बात को आसान अल्फाज में किसी को समझा सकें। आपका टाइटल सही होने के बावजूद भी शायद एग्जामिनर गलत कर दे या इसको लो स्कोर दे। गलत नहीं करेगा तो आपको स्कोर लो कर देगा कि आपने अननेसेसरीली इतना कॉम्प्लिकेटेड टाइटल लिख दिया है जो कि आपको बिल्कुल भी पे ऑफ नहीं करने जा रहा। बेटा शी इज इंटेलिजेंट, तो जरा इसकी पहली बात तो ये है कि कुछ लोग मेरे ख्याल में इस क्लास में ऐसे हैं जो क्लास में पढ़ने कम और आई थिंक प्रॉब्लम्स क्रिएट करने ज़्यादा आए हैं। तो बेटा आप एक काम करिएगा कि पेपर में ना आप ये इंटेलिजेंट वाली हरकतें करके आइएगा, ठीक है? ये इंटेलिजेंट वाली हरकतें करके आइएगा तो फिर आपको जो है वो पता चल जाएगा कि क्या होता है, कि इंटेलिजेंस लेवल आपका जो है वो कहाँ पर चेक होगा। और आपकी स्टेटमेंट बता रही है कि आपका इंटेलिजेंस लेवल क्या है। खैर, इतना हमारे पास फ्री टाइम नहीं है कि नहीं, ये ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है, बेवकूफ़ है। ये ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है, बेवकूफ़ है। एक तो लोग चले खैर बेवकूफ़ की वजह से किसी और बच्चे का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। खैर बच्चे, इम्पोर्टेंस ऑफ सेविंग मनी, द पैरामाउंट सिग्निफिकेंस ऑफ फिस्कल प्रूडेंस एंड कैपिटल प्रिजर्वेशन, ये टाइटल आपका ठीक नहीं है। इसको आपने सिंपल लिखना है और आसान अल्फाज में लिखना है, ठीक है? उसके बाद बच्चे अब आपके नेक्स्ट चीज़ आ जाती है कि टाइटल को लिखा कैसे जाता है, ठीक है? टाइटल को लिखते कैसे हैं हम लोग? तो टाइटल को लिखने का बच्चे आपका तरीकाकार जो है वो ये है कि आप इसको इडियोमैटिक एक्सप्रेशन में लिखते हैं। अब इडियोमैटिक एक्सप्रेशन क्या होता है? व्हाट इज इडियोमैटिक एक्सप्रेशन? इडियोमैटिक एक्सप्रेशन ये होता है बेटा कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। इंपॉर्टेंस ऑफ सेविंग मनी। इंपॉर्टेंस ऑफ सेविंग मनी ये इडियोमैटिक एक्सप्रेशन है। इडियोमैटिक एक्सप्रेशन से मुराद कि आपका टाइटल सेंटेंस की फॉर्म में नहीं लिखा होना चाहिए, ठीक है? आपका टाइटल सेंटेंसेस की फॉर्म में नहीं लिखा होना चाहिए। तो फिर ये कैसे लिखा होना चाहिए? ये इडियोमैटिक एक्सप्रेशन में लिखा होना चाहिए, ठीक है? आपका टाइटल इडियोमैटिक एक्सप्रेशन में लिखा होना चाहिए। इसको जो है वो हम कहते हैं इडियोमैटिक एक्सप्रेशन। अगर आपका टाइटल सेंटेंस की फॉर्म में होगा, फॉर एग्जांपल इंपॉर्टेंस ऑफ सेविंग मनी को मैं यूं लिखता, अब ये भी वही बात कर रहा है, ये भी आपकी वही बात कर रहा है, सेविंग मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन मसला क्या है कि ये सेंटेंस की फॉर्म में आ गया। टाइटल आप कभी भी सेंटेंस की फॉर्म में नहीं लिखते, टाइटल आप इडियोमैटिक एक्सप्रेशन में लिखते हैं। ये इडियोमैटिक एक्सप्रेशन है। और इडियोमैटिक एक्सप्रेशन में आप वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते, हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते। सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हो रहा होता है और इडियोमैटिक एक्सप्रेशन में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं हो रहा होता। ये एक बेसिक डिफरेंस है जिसको आपने माइंड में रखना है। सेव मनी फॉर रेनी डेज। अब एक बच्ची ने लिखा सर ये टाइटल ठीक है, सेव मनी फॉर रेनी डेज। क्या ये टाइटल ठीक है, सेव मनी फॉर रेनी डेज? नो, ईडीएम यूज नहीं करने, ईडीएम वाला स्टाइल यूज करने, इडियोमैटिक एक्सप्रेशन यूज करना है। ये टाइटल ठीक है या गलत है? ये टाइटल गलत है बिकॉज ये सेंटेंस की फॉर्म में। और ये कौन सा सेंटेंस है? ये सेंटेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस को पढ़ के देख लें, इसको पढ़ के देख लें, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस लग रहा है। ये किसी भी सूरत में सेंटेंस नहीं लग रहा। पैसे को सेव करने की या पैसे को बचा के रखने की अहमियत, सेविंग, पैसा बचाना इंपॉर्टेंट है। सेव मनी फॉर रेनी डेज, पैसे को मुश्किल टाइम के लिए बचा के रखो। ये वाला जो टाइटल है ये आपका मीनिंग नहीं दे रहा सेंटेंस का। एक और जो है वो लिखते हैं और उसको फिर आप चेंज करिएगा।
catharsis of Iqbal's poetry, the catharsis of Iqbal's poetry is vital. सॉरी, इसको अस लिख दिया, is vital. ये ठीक है या गलत है? कौन सा टाइटल ठीक है, फर्स्ट वन या सेकंड वन? पहले वाला ठीक है, दूसरे वाला गलत है। पहला टाइटल आपका सही है, दूसरा गलत। और वजह क्या है? पहला जो है वो इडियोमेटिक एक्सप्रेशन में लिखा हुआ है, दूसरा जो है वो सेंटेंस के फॉर्मेट में लिखा हुआ है। ठीक है, सेंटेंस के फॉर्मेट में लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है? बिकॉज वी आर यूजिंग हेल्पिंग वर्ब। इसमें हम लोग हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। फर्स्ट वन में हम लोग ये नहीं कर रहे हैं। तो बेटा इसको यहीं पे रोकते हैं, लास्ट मिनट है। आप मुझे बता दें मैसेज पे कि आप लोगों को ये समझ आया जो आज का लेक्चर हमने पढ़ा। जिसको समझ आया प्लीज मैसेज में यस लिख दें, ताकि फिर इस क्लास को एंड किया जा सके और फिर 7:30 बजे आपकी सेकंड क्लास होगी। चलें, दैट्स गुड, हर किसी को समझ आया। और फिर कोई भी कंफ्यूजन हो, ये थोड़ा सा आप 1-2 दिन पढ़ लें, कुछ चीज़ें सीख लें, उसके बाद हम लोग जो है वो ग्रुप के अंदर एक्टिविटी के तौर पे इसको प्रैक्टिस किया करेंगे। हाँ, तो नहीं करते ना बेटा यूज इसमें। चले बेटा, अल्लाह हाफिज। और बेटा इसके लिए आपको मैं अगली क्लास में बताता हूँ। रेनी डेज में वो प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट